नमस्ते और स्वागत है आपका द स्टोरीवर्स पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियां केवल मनोरंजन के लिए हैं। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑनलाइन लक्ष्य के प्रशंसकों और लक्ष्य के विरोधियों के बीच भयंकर मौखिक झड़पें हुई। शब्दों का एक ऐसा युद्ध जो अविश्वसनीय रूप से तीव्र था। हालांकि अंत में लक्ष्य विरोधी लोगों के एक बयान का खंडन करना मुश्किल था। यदि आप लक्ष्य इतने शक्तिशाली हैं, तो क्या आप दोंग जाने की हिम्मत करते हैं? बहुत से लोग आपको चुनौती दे रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है तो डटकर मुकाबला कीजिए। लक्ष्य के प्रशंसकों ने यह भी चाहा कि लक्ष्य पलटवार करें और उन लोगों को पूरी तरह से वश में कर लें जो उन्हें नीचा दिखाते हैं। लेकिन लक्ष्य चुप रहे, जिससे उनके कुछ समर्थक निराश हुए। लक्ष्य ने पोस्टों को सरसरी तौर पर पढ़ा और स्पष्ट रूप से समझ गया कि इन घटनाओं के पीछे कोई है जिसका उद्देश्य उसे जल्द से जल्द डोंग भेजना है, फिर उसे स्थायी रूप से वही रखना है ताकि वो कभी भी दिव्य सेनापति प्रशिक्षण शिविर तक न पहुंच सके। अगर लक्ष्य चुप भी रहता है तो भी लंबे समय तक उसे न देखने पर उसके समर्थक आखिरकार उसका साथ देना बंद कर देंगे और उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। लक्ष्य ने अपने अकाउंट में लॉगिन किया और अपने असली नाम का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन एक संदेश पोस्ट किया। जो लोग मेरी बदनामी करते हैं, जो कहते हैं कि मेरा चरित्र खराब है, जो मुझे चुनौती देते हैं, वे ध्यान से सुने। मैं लक्ष्य न तो कोई संत हूं, नहीं देश और जनता का कोई महान नायक। मैं तो बस एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट हूं। इस प्रलय के दौर में जहां केवल जीवित रहना ही एक विलासिता है, मैं अपनी बात कहने के लिए बल का प्रयोग करने का आदी हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आपके आरोपों का खंडन नहीं कर सकता, वे सबूत पूरी तरह से खोखले हैं। लेकिन मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। क्या आप मुझे दोंग में आमंत्रित नहीं कर रहे हैं? तो बस धैर्यपूर्वक दोंग में प्रतीक्षा करें। मैं बहुत जल्द वहां पहुंचूंगा। जब मैं पहुंचूंगा तो मैं अपने मुक्कों और भाले से आपको सिखाऊंगा कि इस प्रलय में जीवित रहने का असली नियम क्या है। और जो लोग कहते हैं कि रूसियों को मारना मेरी गलती थी, उनसे मैं फिर पूछता हूं, जब मैं आसमान से गिरा, अगर मैंने उन्हें मारने के लिए अपने भाले का इस्तेमाल न किया होता, तो क्या आपको लगता है कि वे तीनों मुझे टुकड़े टुकड़े न कर देते? दया दिखाना तभी संभव है जब ताकत में बहुत बड़ा अंतर हो। माहिरों के बीच द्वंद्व युद्ध में जरा सी भी नरमी हार और मौत का कारण बन सकती है। आखिरी पलों में इवान ने मुझसे जी-जान से लड़ाई की और नीलोव ने मेरी बाह और टखने को पकड़ लिया। क्या मुझे पलटवार करने के लिए अपने सबसे ताकतवर तरीकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? क्या आप मुझे हारते या मरते देखना चाहते हैं? याद रखिए, अगर शांति केवल हाथ मिलाने और दया की भीख मांगने से ही हासिल की जा सकती है, तो मार्शल आर्टिस्टों के अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है। लक्ष्य ने यह संदेश पोस्ट किया, फिर अपना फोन बंद कर दिया और एक धुन गुनगुनाते हुए घर की ओर गाड़ी चला दी। दोंग में उसके लिए जाल बिछाने वालों को इंतजार करने दो। उन्हें बर्फीले तूफान के आने का इंतजार करने दो। लक्ष्य घर लौटा और उसके माता पिता ने कुछ देर तक उससे वीर मीनाक्षी के बारे में पूछते हुए उसे परेशान किया। लक्ष्य ने इस बात से पूरी तरह इनकार किया और प्रेमिका के मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने का वादा किया, जिसके चलते आखिरकार उसके माता पिता ने उसे जाने दिया। घर लौटने के बाद लक्ष्य ने अपने पड़ोसी की दुकान की वेबसाइट पर एक पोस्ट किया, जिसमें उसने बाजार दर से 10% अधिक कीमत पर तरल धातु खरीदने की पेशकश की। वो लंबे समय से ऐसा करना चाहता था। तरल धातु की वर्तमान कीमत 200,000 प्रति ग्राम है। चूंकि ये विशेष रूप से आध्यात्मिक मन के स्वामी लोगों के लिए है, इसलिए इसका बाजार बहुत बड़ा नहीं है। जिन्हें इसकी आवश्यकता है, वे इसे खजाने की तरह मानते हैं, जबकि जिन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है, वे इसे तुच्छ समझते हैं।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और प्रमुख मार्शल आर्ट हॉलों के अलावा अधिकांश तरल धातु निजी हाथों में है। लक्ष्य अब इसे बड़ी मात्रा में खरीदने के लिए 220,000 प्रति ग्राम की पेशकश कर रहा है। तरल धातु से बंदूक के आकार का हथियार विकसित करने के लिए लक्ष्य को कम से कम 30 किलोग्राम की आवश्यकता होगी और उसके पास वर्तमान में जो धातु है वो पर्याप्त नहीं है। नाइनफोल्ड स्पीयर रिवर के पहले चरण की बिक्री के बाद लक्ष्य को 600 मिलियन रुपए प्राप्त हुए। अपने मूल 700 मिलियन रुपए के साथ मिलाकर लक्ष्य के पास अभी भी लगभग 1.3 बिलियन रुपए बचे थे। यह राशि तरल धातु खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए लक्ष्य को और अधिक धन की आवश्यकता थी। अधिग्रहण प्रस्ताव तैयार करने के बाद लक्ष्य ने वास्तविक चीज सहायक औषधियों के अपने ऑर्डर की प्रगति की जांच की। आदेश में बताया गया था कि ये 3 दिनों में भेज दिया जाएगा, जिसका अर्थ है कि 3 दिनों में लक्ष्य के पास सरदार के पद पर पदोन्नत होने के लिए बुनियादी शर्तें होंगी। वेबसाइट बंद करने के बाद लक्ष्य ने एक रात घर पर आराम किया। अगली सुबह वो उठे और अस्पताल चले गए। ध्रुव अभी भी अस्पताल में निगरानी कर रही थी। गौरव यादव पहले ही वापस जा चुकी थी। लक्ष्य ने मयंक और आरिफ खान की हालत देखी। दोनों की हालत में काफी सुधार हो चुका था। आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के चलते वे घर के अंदर आसानी से घूम फिर सकते थे और कुछ दिनों में उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने की उम्मीद थी। न तो मयंक और न ही आरिफ खान ने लक्ष्य को जरा भी दोषी ठहराया, बल्कि उन्होंने कहा कि उन्होंने ही उसे अपमानित किया है। इससे लक्ष्य को अपराध बोध हुआ और उसने मलिक ठाकुर और उसके गिरोह से निपटने की कसम खाई। अस्पताल से निकलने के बाद लक्ष्य मार्शल आर्ट हॉल गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हॉल के बाहर लोगों की एक लंबी कतार लगी हुई थी। सभी लोग अपना नाम दर्ज कराने आए थे। गौरव यादव, जो अस्पताल में मौजूद नहीं था, यहां स्वागत कक्ष का कार्यभार संभाल रहा था। लक्ष्य को देखते ही उसने कड़वे भाव से कहा, लक्ष्य, ये सब तुम्हारी ही करतूत है। मैंने क्या किया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे कई युवा वीर प्रताप से जुड़ना चाहते हैं। मार्शल आर्ट हॉल में बहुत भीड़ है, इसलिए मुझे मदद के लिए अस्पताल से वापस बुलाया गया है। लक्ष्य ने लंबी कतार पर नजर डाली और पाया कि आने वाले सभी लोग युवा थे। लक्ष्य के आने पर कतार में हलचल मच गई। देखो, ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य है। वाह, ये तो सचमुच लक्ष्य है। असल में ये कितने सुंदर है। आखिरकार मुझे इन्हें जीवित देखने का मौका मिल गया। मैंने वीर प्रताप में सिर्फ लक्ष्य के लिए ही शामिल हुआ हूं। सीनियर ब्रदर लक्ष्य के साथ मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण और अभ्यास करने का ख्याल ही मुझे बहुत खुशी देता है। अगर हम मिलकर राक्षसों का शिकार कर सकें तो और भी अच्छा होगा। मेरा लक्ष्य को पछाड़कर आई सिटी का नया नंबर एक योद्धा बनना है, इसलिए मैं उसे बेहतर तरीके से जानने के लिए यहां आया हूं। तुम मुझे हरा भी नहीं सकते और तुम लक्ष्य से अपनी तुलना करना चाहते हो। अगले जन्म में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। ये नौजवान आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़कर लक्ष्य को परेशान करे। वीर प्रताप के भर्ती नियम बहुत सख्त थे। सिर्फ साइन अप करके भर्ती नहीं हो सकते थे। लाइन में 200-300 लोग थे, लेकिन अनुमान था कि अंत में 20 से ज्यादा लोगों का चयन नहीं होगा। गौरव यादव अभी भी लक्ष्य को मदद के लिए बुलाना चाहता था, लेकिन लक्ष्य ने हाथ हिलाकर कहा, बूढ़े गौरव, आप अपना काम जारी रखें। मुझे अभी अभ्यास करना है। मैं अब एक कुलीन बन गया हूं। क्या आप समझते हैं कि कुलीन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं केवल मार्शल आर्ट का अभ्यास करता हूं और कोई काम नहीं करता। हाँ, गौरव यादव ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, जाओ अभ्यास करो। कुलीन, मैं बूढ़ा गांव बदकिस्मत हूं और मुझे यहां तुम्हारी गंदगी साफ करनी पड़ रही है। लक्ष्य 2 बार मुस्कुराया और मार्शल आर्ट हॉल में प्रवेश करने के लिए मुड़ गया। अंदर मार्शल आर्ट हॉल के कई लोगों ने लक्ष्य का स्वागत किया जब वो अंदर दाखिल हुआ। लक्ष्य, तुम यहां हो। आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। भाई लक्ष्मण,
मैं तलवार छोड़कर भाला चलाना सीखना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि मेरा कोई भविष्य है? सुप्रभात, भाई लक्ष्मण। आपका पहनावा बहुत शानदार लग रहा है। आपने इसे कहाँ से खरीदा? मुझे भी बताइए। मैं भी ऐसा ही एक खरीदना चाहता हूं। लक्ष्य ने अपनी मार्शल आर्ट की वर्दी पर नजर डाली और थोड़ा अवाक रह गया। मार्शल आर्ट के क्षेत्र में यह बात सचमुच सच थी कि सम्मान तभी मिलता है जब आपके पास ताकत हो। इस समय लक्ष्य मार्शल आर्ट हॉल में एक जाना माना नाम बन चुका था। कुछ सरदार स्तर के मार्शल आर्टिस्टों ने भी मुस्कुराते हुए लक्ष्य का अभिवादन किया। हालांकि लक्ष्य अभी भी योद्धा स्तर के शिखर पर थे, लेकिन किसी को भी इस बात पर संदेह नहीं था कि उनके पास सरदार स्तर की शक्ति थी। कई बार चर्चा का केंद्र बिंदु ये होता था कि लक्ष्य के पास प्रारंभिक स्तर के सरदार की ताकत है या मध्यवर्ती स्तर के सरदार की। जहां तक योद्धा स्तर के बारे में चर्चा की बात है, लक्ष्य को अब इसमें शामिल नहीं किया गया था। तीसरे स्तर के सरदार ली हुआइनियन ने अखाड़े में लक्ष्य से कहा, लक्ष्य, क्या तुम आकर खेलना चाहोगे? हम सभी तुम्हारे भाला चलाने के कौशल को देखने के लिए उत्सुक हैं। मार्शल आर्ट हॉल के मुख्य हॉल में अखाड़े के पास कई सरदार स्तर के मार्शल आर्टिस्ट एक दूसरे के साथ अभ्यास कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी योद्धा स्तर के व्यक्तियों को मंच पर आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि जीतना एक अनुचित जीत होगी। यह कहा जा सकता है कि लक्ष्य को यह सम्मान प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति था, जिसका अर्थ यह भी था कि ये सरदार लक्ष्य को अपने बराबर शक्ति का मानते थे। लक्ष्य मुस्कुराई और बोली, ठीक है, तो चलिए खेलते हैं। लक्ष्य को मंच पर कदम रखते देख ली हुआइनियन ने तुरंत अपने आसपास के लोगों से कहा, अरे, आप सब नीचे इंतजार कीजिए। मैं और लक्ष्य आपस में मुकाबला करने वाले हैं। अन्य मार्शल आर्टिस्ट भी कोशिश करने के लिए उत्सुक थे। मार्शल आर्ट के अभ्यासकर्ताओं के लिए एक उस्ताद के साथ अभ्यास करना एक दुर्लभ अनुभव था, लेकिन ली हुआइनियन ने पहल की थी, इसलिए वे मुकाबला नहीं कर सके। लक्ष्य मंच पर गए, अपना काला ड्रैगन भाला निकाला और फिर ली हुआइनियन से कहा, भाई वीर, चलिए एक छोटी सी शर्त लगाते हैं। किस तरह की शर्त? मैं अमीर आदमी नहीं हूं, मेरा फायदा उठाने की कोशिश मत करो। ली हुआइनियन थोड़ा सतर्क था। लक्ष्य को जुआ खेलना बहुत पसंद था और वो हमेशा जीतता था, इसलिए वो उसके जाल में नहीं फंसना चाहता था। हालांकि वो बहुत आत्मविश्वासी था, लेकिन उसे पूरा यकीन नहीं था कि वो लक्ष्य को हरा पाएगा। हाँ, हमारी शर्त छोटी है। मैं आजकल बचाव का अभ्यास कर रहा हूं। अगर भाई वीर मुझे 5 मिनट के अंदर इस घेरे से बाहर कर देते हैं, तो मैं आपको दोपहर का खाना खिलाऊंगा। अगर भाई वीर ऐसा नहीं कर पाते, तो आप मुझे खिलाएंगे। कैसा रहेगा? लक्ष्य ने अखाड़े पर लगभग 1 मीटर व्यास का एक वृत्त बनाते हुए कहा। यह सुनकर कि यह सिर्फ एक भोजन के लिए शर्त है, ली हुआइनियन तुरंत निश्चिंत हो गया। एक भोजन की कीमत कितनी हो सकती है, चाहे इसकी कीमत लाखों में ही क्यों न हो? इन मार्शल आर्टिस्टों के लिए यह मामूली बात थी। लक्ष्य, तुम दिन ब दिन और भी साहसी होते जा रहे हो। तुम्हें इतना आत्मविश्वास है। ठीक है, बात पक्की हो गई। अगर तुम मुझे इस घेरे से बाहर नहीं निकाल सकते, तो आज आइस सिटी में कोई भी रेस्टोरेंट चुन लो। ली हुआइनियन ने अपने पीछे से 2 सुनहरे गदाएं निकालते हुए कहा, जो उसके हथियार थे। ये मत कहो कि भाई वीर तुम्हें धमका रहे हैं। हालांकि तुम अभी भी एक योद्धा हो। तुम्हारी ताकत शायद भाई वीर से कहीं ज्यादा है, इसलिए अगर मैं जीत भी जाऊं, तो ये अन्यायपूर्ण जीत नहीं होगी। हाँ, मैं आ रहा हूं। अपनी दांतियांची ऊर्जा को प्रवाहित करते हुए ली हुआइनियन ने जमीन से धक्का दिया और लक्ष्य के सामने झपटा और अपने बाएं सुनहरे गदा से उसके सिर पर प्रहार किया। लक्ष्य ने बिना किसी हड़बड़ी के क्षैतिज रूप से पकड़े हुए अपने भाले से ली हुआइनियन के हमले को रोक दिया और उसे मोड़ दिया। ली हुआइनियन ने भी पलटवार किया। उनके दाहिने सुनहरे गदा ने लक्ष्य की पिंडली पर प्रहार किया। उन्हें उम्मीद थी कि इससे लक्ष्य घबरा जाएंगे, लेकिन उनकी हैरानी के लिए
लक्ष्य के भाले ने कुशलता से वार को रोक दिया और उनके सावधानीपूर्वक तैयार किए गए दूसरे हमले को नाकाम कर दिया। ली हुआइनियन मुस्कुराया और दोनों सुनहरे गदाओं ने एक साथ ऊपर और नीचे से वार किया। वो इस 3 वार संयोजन में बहुत निपुण था और उसकी चालें सूक्ष्म थी। उसे विश्वास था कि ये वार लक्ष्य को एक कदम पीछे हटने के लिए काफी होगा, लेकिन लक्ष्य ने अपने लंबे भाले को सीधा पकड़े रखा और बिजली की गति से दाएं बाएं वार करते हुए एक बार फिर उसके हमले को नाकाम कर दिया। अच्छा, अखाड़े के नीचे मौजूद कई मार्शल आर्टिस्टों ने जयकारे लगाए और तालियां बजाईं। लक्ष्य का बचाव वाकई शानदार था, लेकिन अधिकांश लोगों को विश्वास नहीं था कि लक्ष्य बिना जवाबी हमला किए ली हुआइनियन के हमलों को सचमुच रोक सकती है। 3 चालों के बाद ली हुआइनियन भी अधिक गंभीर हो गया। उसने अपने सुनहरे गदा उठाए और एक भयंकर हमला शुरू कर दिया, लेकिन लक्ष्य भावहीन बना रहा, कमर झुकाकर अपनी मुद्रा को स्थिर कर लिया। उसका काला ड्रैगन भाला ऊपर नीचे लहराता रहा और बिना किसी जवाबी हमले के वो ली हुआइनियन के हमलों की बौछार को झेलने में कामयाब रहा। लक्ष्य की रक्षा पंक्ति तो वाकई बहुत मजबूत है। शुरुआत में मंच के नीचे मौजूद मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ तमाशा देख रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वे देखते रहे, उन्हें एहसास हुआ कि लक्ष्य का भाले से बचाव लगभग अभेद्य था। ली हुआइनियन ने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, लक्ष्य 3 फुट के दायरे में मजबूती से डटे रहे, यहां तक कि अपने पैर भी नहीं हिलाए। हाथ में लंबा भाला लिए लक्ष्य ने उसे चलाते हुए एक प्रभावशाली आभा बिखेरी, जबकि ली हुआनियन लड़ते लड़ते और भी अधिक भयभीत होता चला गया। लक्ष्य ने उसे बादलों को चीरते हुए एक अभेद्य पर्वत का आभास कराया, जिससे उसे ये महसूस हुआ कि लक्ष्य को गिराना बिल्कुल असंभव है। जैसे ही निरर्थकता की ये भावना उभरी, ली हुआइनियन की गति कुछ धीमी पड़ गई। वो लगभग आत्मविश्वास खो रहा था, लेकिन लक्ष्य ने इतना नहीं सोचा। उन्होंने अभी अभी पहाड़ के समान अडिग मंत्र को समझा था और किसी से अभ्यास करने के लिए मार्शल आर्ट हॉल में आए थे। लक्ष्य की नजर में वीर प्रताप के ये सरदार स्तर के मार्शल आर्टिस्ट सबसे अच्छे अभ्यास साथी थे। लक्ष्य और संदीप के बीच लड़ाई 5 मिनट तक चली। संदीप हांफते हुए रुका। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। लगातार आक्रमण करने में बहुत अधिक शारीरिक शक्ति खर्च होती है। इसके विपरीत लक्ष्य ने अपने लंबे हथियार का फायदा उठाते हुए बचाव को काफी आसान बना दिया। 5 मिनट बाद लक्ष्य के सिर पर पसीने की हल्की सी चमक ही बची थी। ये तो बस एक वार्म अप था। हा, भाई वीर, मुझे जीतने देने के लिए धन्यवाद। लगता है कोई मुझे दोपहर का खाना खिलाने वाला है। संदीप ने बिना ज्यादा सोचे समझे अपनी हार स्वीकार कर ली। ठीक है लक्ष्य, मैं आपका सम्मान करता हूं। हालांकि मैंने अपने इन दोनों सुनहरे गदाओं का पूरा इस्तेमाल किया, फिर भी मैं आपको एक कदम भी पीछे नहीं हटा सका। सिर्फ इसी कौशल के दम पर आइस सिटी के नंबर 1 योद्धा के रूप में आपका खिताब पूरी तरह से सही है। संदीप अखाड़े से बाहर निकले और एक युद्ध सेनापति ने उनका उपहास उड़ाते हुए कहा, बूढ़े संदीप, तुम फिसल रहे हो। तुम वास्तव में एक योद्धा से हार गए। लक्ष्य में वाकई इतनी ताकत है। अगर आपको यकीन नहीं है तो खुद जाकर देख लीजिए। मुझे शक है कि आपकी छोटी तलवार भी लक्ष्य को पीछे धकेल पाएगी। युद्ध सेनापति ने जवाब दिया, तुम गलत हो। 1 इंच छोटा होने का मतलब है 1 इंच ज्यादा खतरनाक होना। अगर मैं अपनी छोटी तलवार का इस्तेमाल करूं तो लक्ष्य को बचाव करने में बहुत मुश्किल होगी, जब तक कि वो अपने लंबे भाले से जवाबी हमला न करे। केवल बचाव से काम नहीं चलेगा। तो जाओ और कोशिश करो। अगर तुम भी हार गए तो हम दोनों खाने का बिल देंगे। इस युद्ध जनरल का मूल इरादा लक्ष्य को थोड़ी देर आराम करने देने का था, लेकिन लक्ष्य को थकान महसूस नहीं हुई और उन्होंने सक्रिय रूप से उन्हें मंच पर आमंत्रित किया। जब वो व्यक्ति आगे बढ़ा तो छोटी तलवार के आक्रमणकारी वार वास्तव में अधिक भयंकर हो गए। हथियार छोटा होने के कारण वार तेज थे,
तलवार की चमक विभिन्न कोणों से लक्ष्य पर आक्रमण कर रही थी, जिसका उद्देश्य चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि उसे घेरे से बाहर धकेलना था। हालांकि लक्ष्य का पर्वत के समान अडिग रूप लगातार निपुण होता जा रहा था। भला वह अपने प्रतिद्वंद्वी को सफल कैसे होने दे सकता था? बिजली की शक्ति से प्रेरित होकर उसके लंबे भाले की गति प्रतिद्वंद्वी की छोटी तलवार से भी तेज हो गई और वो निरंतर गति से हर हमले को रोक रहा था। 5 मिनट बाद इस मार्शल आर्टिस्ट को भी हार माननी पड़ी और पीछे हटना पड़ा। 2 युद्ध जनरलों को लगातार हराने के बाद एक तीसरा व्यक्ति मंच पर आया। नतीजा बिल्कुल वैसा ही रहा। वे लक्ष्य को घेरे से बाहर नहीं निकाल सके। हालांकि इस व्यक्ति ने लक्ष्य को थोड़ा सा पैर हिलाने पर मजबूर कर दिया, जो अब तक का सबसे अच्छा परिणाम था। लगातार मिल रही असफलताओं के कारण इन युद्ध जनरलों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। उन्हें उम्मीद थी कि कोई उनकी प्रतिष्ठा वापस दिलाने में मदद करेगा, इसलिए वे बारी बारी से मंच पर आने लगे। लक्ष्य ने किसी को मना नहीं किया और अपने लंबे भाले के बल पर उसने लगातार 7 प्रमुख युद्ध जनरलों को परास्त कर दिया। लक्ष्य को हराने के लिए इन युद्ध सेनापतियों ने तरह तरह के अनोखे और अद्भुत तरीके अपनाए, लेकिन अपने लंबे भाले के साथ लक्ष्य का हृदय लोहे और पत्थर की तरह अटल था। चाहे उन्होंने कितनी ही चतुराई भरी योजनाएं बनाई हों, वो वहां अडिग खड़ा रहा, ईश्वर को गले लगाए और मूल की रक्षा करता हुआ। कोई भी लक्ष्य को घेरे से बाहर नहीं निकाल सका। दोपहर होते होते आखिरकार ये युद्ध सेनापति रुके। हारने वाले 7 ने मिलकर लक्ष्य सेना को एक भव्य भोज के लिए आमंत्रित किया और इस तरह अपना वादा निभाया। वे लक्ष्य को भोजन कराने में काफी खुश थे। ऐसे होनहार मार्शल आर्टिस्ट के साथ संबंध बनाना निश्चित रूप से कोई बुरी बात नहीं थी। दोपहर में लक्ष्य मार्शल आर्ट हॉल में वापस आया और कुछ प्राथमिक युद्ध जनरलों के साथ कई घंटों तक अभ्यास किया। इस बार 3 लोग लक्ष्य को एक कदम पीछे हटने पर मजबूर करने में कामयाब रहे, लेकिन फिर भी वे उसे घेरे से बाहर नहीं निकाल सके। अगली सुबह लक्ष्य फिर से मार्शल आर्ट हॉल में आया। पूरे दिन के अभ्यास के बाद केवल एक ही व्यक्ति लक्ष्य को पीछे हटने पर मजबूर कर सका। तीसरे दिन तक प्रचंड वायु अखाड़ा के प्राथमिक युद्ध जनरलों में से कोई भी लक्ष्य को आधा कदम भी पीछे नहीं धकेल सका। उसे घेरे से बाहर निकालना तो दूर की बात थी। लक्ष्य ने अब पर्वत के समान अविचल भाला चलाने की तकनीक में पूर्ण महारत हासिल कर ली थी। क्षेत्र में और उनका अभ्यास लगभग पूरा हो चुका था। चौथे दिन की सुबह नेटवर्क मॉनिटरिंग विभाग के कर्मचारी एक डिलीवरी लेकर पहुंचे। लक्ष्य ने पाया कि उसने कुल 2 किलोग्राम तरल धातु प्राप्त की थी, जिसके लिए उसने 440 मिलियन नकद भुगतान किया था। इसमें बहुत पैसा खर्च होता है। अगर मैंने कमाना शुरू नहीं किया तो मैं इस तरह से नहीं जी पाऊंगी। लक्ष्य ने पिघली हुई धातु को एक तरफ रख दिया और पाया कि वहां और भी माल था। उसने जिस ट्रू क्यूई सहायक औषधि का ऑर्डर दिया था, वो आखिरकार पहुंच गई थी। ट्रू ची सहायक औषधि की ये बोतल विशेष रूप से लक्ष्य के लिए बनाई गई थी। 200 मिलियन मूल्य की ये बोतल ये सुनिश्चित कर सकती थी कि वो अपनी मूल ऊर्जा का अधिकतम संभव जागरण प्राप्त कर ले। इस समय लक्ष्य ने युद्ध जनरल के पद पर पदोन्नति के लिए सभी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया था। अब तक का सबसे बड़ा डार्क एनर्जी स्टोन तैयार था, जो लक्ष्य की ताकत को काफी हद तक बढ़ाने में सक्षम था। बिजली की शक्ति का ताराकोर लक्ष्य को एक अंधेरे तारे को संघनित करने और उसे विकसित करने की अनुमति देगा। गुरुत्वाकर्षण ट्रू क्यूई सहायक औषधि की इस बोतल के साथ लक्ष्य को युद्ध जनरल के पद पर सफलतापूर्वक पदोन्नत होने के लिए केवल 1 दिन की आवश्यकता होगी। लक्ष्य ने मूल रूप से औषधि के आने तक प्रतीक्षा करने, युद्ध महासैनिक के पद पर सफलतापूर्वक पदोन्नत होने और उसके बाद ही शहर के लिए प्रस्थान करने की योजना बनाई थी। हालांकि उसने आकाश की ओर देखा और महसूस किया कि उसकी योजनाओं में बदलाव की आवश्यकता है। बाहर का वातावरण अत्यधिक ठंडा हो गया था
और ठंडी हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सैंडी की बातें सच होने वाली थी। सदी में एक बार आने वाला बर्फीला तूफान करीब आ रहा था। शायद आज ही आ जाए। यदि लक्ष्य आज युद्ध सेनापति बनने का फैसला करता है, तो मलिक ठाकुर और अन्य लोग बर्फ देखकर शहर में नहीं रुकेंगे। वे शायद तुरंत वापस लौट आएंगे और लौटने पर मलिक ठाकुर जोर शोर से कहेंगे कि लक्ष्य कायर है, जिसने शहर जाने की हिम्मत नहीं की, जो लक्ष्य के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। पिछले कुछ दिनों में लक्ष्य ने गौर किया था कि प्रचंड वायु अखाड़ा के युद्ध सेनापति जब उनके साथ अभ्यास करते थे तो अक्सर बोलने में हिचकिचाते थे। लोग नहीं चाहते थे कि लक्ष्य यहां रुके। उन्हें उम्मीद थी कि वो मलिक ठाकुर के साथ मामले को पूरी तरह सुलझा लेंगे और प्रचंड वायु अखाड़ा की प्रतिष्ठा को धूमिल होने से बचा लेंगे। यहां तक कि मार्शल आर्ट हॉल के नए सदस्य भी कभी कभी लक्ष्य को देखकर पूछते थे, भाई लक्ष्मण, आप शहर कब जा रहे हैं? इसलिए लक्ष्य अब और इंतजार नहीं कर सकता था। वो किसी भी कीमत पर मलिक ठाकुर और उसके साथियों को वापस नहीं आने दे सकता था। यह सोचकर लक्ष्य ने तुरंत ऑनलाइन जाकर एक संदेश पोस्ट किया। पोस्ट बेहद ही घमंडी थी, जिसमें लिखा था, सिटी में मुझे चुनौती देने वाले सभी लोग अपनी गर्दन धोल लो और मारे जाने का इंतजार करो। लक्ष्य अब रवाना हो रहा है। लक्ष्य ने पोस्ट भेजी और मलिक ठाकुर से तुरंत जवाब मिला, हा, लक्ष्य, चूहे जैसे डरपोक, आखिरकार अपने बिल से बाहर निकलने की हिम्मत कैसे हुई? मैं शहर में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जो भी ना आए या वापस जाने की कोशिश करे, आइस सिटी से निकल जाए। मलिक ठाकुर की टिप्पणी के नीचे कई जवाब आए। लक्ष्य ने उनमें से कई परिचितों को भी देखा, जैसे रवि कुमार, आर्यन और अन्य। ये सभी लोग फिलहाल सिटी में थे। लक्ष्य ने अपना फोन बंद किया, फिर अपनी रैप्टर कार से घर से निकल गया। रास्ते में वो कई जरूरी सामान खरीदने के लिए सुपरमार्केट पर रुका। मोटे सूती कपड़े, माचिस, भोजन और ठंड से बचाव के लिए अन्य सामान। इन वस्तुओं को लेकर लक्ष्य बेस सिटी से निकल गया। ये शहर मुख्य शहर से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। हालांकि उस दिशा में कोई उपग्रह शहर नहीं है और सड़कों की हालत भी अच्छी नहीं है। ये 200 किलोमीटर की यात्रा बेहद कठिन होगी। लक्ष्य ने 2 घंटे से अधिक समय तक गाड़ी चलाई और फिर भी 100 किलोमीटर से कुछ अधिक की दूरी तय कर पाया। तब तक आसमान बेहद धुंधला हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि बर्फ गिरने वाली है, लेकिन बर्फीले शहर के लोगों के लिए बर्फ गिरना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये तो बस खाना पीना और पानी पीना जैसा ही था। हालांकि किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये बर्फीला तूफान अभूतपूर्व पैमाने पर आएगा। सिटी काउंटी सीट, ये जगह मार्शल आर्टिस्टों के बीच मार्शल आर्टिस्ट कब्रिस्तान के रूप में जानी जाती थी, जिसका अर्थ है कि यहां अनगिनत मार्शल आर्टिस्टों को दफनाया गया था। लेकिन इस जगह का एक और नाम था, मार्शल आर्टिस्ट का खजाना। ऐसा इसलिए था क्योंकि एडवांस्ड यहां अक्सर विकृत जीव दिखाई देते थे और सौभाग्य से किसी को उल्कापिंड या वरिष्ठ द्वारा छोड़े गए अवशेष भी मिल सकते थे। मार्शल आर्टिस्ट। आखिरकार इतनी सारी मौतों के बाद कई अच्छी चीजें जंगल में बिखरी रह गई। शहर क्षेत्र का शहरी इलाका भी अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में संरक्षित था। कम से कम कई इमारतों की भव्यता को देखकर यह स्पष्ट था कि ये एक शहर था। शहरी क्षेत्र में कभी कभी अजीबोगरीब जानवरों की दहाड़े और मार्शल आर्टिस्टों द्वारा राक्षसों से लड़ने की आवाजें गूंजती थी। एक मिडिल स्कूल की प्रयोगशाला की इमारत के अंदर मलिक ठाकुर और उनका समूह एक कमरे में ठहरे हुए थे। मलिक ठाकुर के बगल में 4 लोग थे। 2 लंबे आदमी शियाओ तियानजुओ और शियाओ तियान्यू थे। घनी दाढ़ी वाला एक आदमी पूर्व प्रचंड वायु अखाड़ा का ओल्ड था और दुबला-पतला अधेड़ आदमी किंगफिंग था। मलिक ठाकुर ने अपना फोन नीचे रखा और उत्साह से बोले, वो आ गया। लक्ष्य आखिरकार यहां पहुंच गया। बेस सिटी की तरफ से भी पुष्टि हो गई है कि वो इसी दिशा में गाड़ी चलाकर निकला है। हा,
उस कमीने ने आखिरकार जाल में फंस ही लिया। अब अगर वो सिटी आ गया तो जिंदा वापस जाने की उम्मीद छोड़ दे। बूढ़े ने सिर हिलाते हुए कहा, लक्ष्य अभी बहुत छोटा है, यहां आने की हिम्मत कैसे कर रहा है? क्या वो न आने का जोखिम उठा सकते हैं? देखो, मैंने हाल ही में कितना काम किया है और कितने संसाधन जुटाए हैं। मैंने तो अपने पिता के आसपास के संसाधनों का भी इस्तेमाल किया है। कई लोग ऑनलाइन उनकी बदनामी कर रहे हैं और शौर्य चक्र मार्शल आर्ट्स अकादमी पर बहुत दबाव है। उनके पास कोई विकल्प नहीं है, उन्हें आना ही होगा, चाहे उन्हें मजबूरी में ही क्यों ना आना पड़े। लक्ष्मण ने कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लक्ष्य बेवकूफ है। आने से पहले उसने जरूर कुछ रिसर्च की होगी। मेरा अनुमान है कि मेरी और तियानियों की जानकारी उसे पहले ही मिल चुकी होगी। मलिक ठाकुर ने व्यंग्य करते हुए कहा, मैं इसके बारे में कैसे नहीं सोच पाया, लेकिन लक्ष्य को सिर्फ आपकी जानकारी मिल सकती है, उसे श्री लू की जानकारी नहीं मिल पाएगी। किंगफिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, वो निश्चित रूप से मेरी जानकारी नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन यह गारंटी देना मुश्किल है कि वो कुछ अनुमान नहीं लगाएगा। हमें फिर भी तैयार रहना होगा। एक बार जब वो आ जाए तो हम उसे स्थिति पलटने का मौका नहीं दे सकते। चिंता मत कीजिए श्रीमान किंग, मैंने अन्य व्यवस्थाएं कर रखी है। मुझे बस डर था कि वो आने की हिम्मत नहीं करेंगे। अब जब वो आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है। मलिक ठाकुर ने ओल्हू की ओर मुड़कर कहा, ओल्हू, लक्ष्य को छोड़कर शहर में सभी मार्शल आर्टिस्टों की खोज करो और एक जंगल में खोज का आदेश जारी करो। आप जंगल में शिकार का आदेश जारी कर रहे हैं। कुछ लोग चौंक गए। तथाकथित वाइल्डनेस हंट ऑर्डर इस नेटवर्क का इस्तेमाल करके इस क्षेत्र में मार्शल आर्टिस्टों को ढूंढ रहा है और इस दायरे में मौजूद सभी मार्शल आर्टिस्टों को संदेश भेजकर एक खास व्यक्ति को पकड़ने के लिए इनाम की पेशकश कर रहा है। जब तक खून का बदला लेने का मामला न हो, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। जी हां, वाइल्डनेस हंट ऑर्डर, इनाम 3 अरब तय किया गया है। मैं चाहता हूं कि जो भी लक्ष्य से मिले उसके दिमाग में तुरंत 3 अरब का ख्याल आए। मैं देखना चाहता हूं कि कौन लालच में नहीं आता। मैं चाहता हूं कि लक्ष्य के पास भागने या छिपने की कोई जगह न हो। वे कुछ लोग मन ही मन हैरान थे। मलिक ठाकुर हद से ज्यादा खर्च कर रहे थे। 3 अरब का इनाम। यहां तक कि युद्ध के देवता भी शायद इतनी आसानी से इसे हाथ से जाने नहीं देते। 3 अरब को बड़ी रकम मत समझो। जब तक लक्ष्य जिंदा है, अंकिता राव का दिल जीतना मेरे लिए मुश्किल होगा। लक्ष्य के मरते ही अंकिता राव मेरी पकड़ से बच नहीं पाएगी। क्या तुम्हें पता है पूरे आनकुल की कुल संपत्ति कितनी है? 300 अरब। अंकिता राव आनकुल की इकलौती वारिस है। क्या वो सारा पैसा अंततः मेरा नहीं हो जाएगा? ये 3 अरब तो कुछ भी नहीं है। मेरे पिता भी मेरी बात से सहमत है। लक्ष्य, ओ लक्ष्य, ये शहर आपका कब्रिस्तान है। मलिक ठाकुर खुद पर काफी प्रसन्नता महसूस करते हुए खड़े हुए और खिड़की की ओर चले गए, जहां उन्हें अचानक छींक आ गई। अरे बाप रे, कितनी ठंड है! बाहर बर्फ गिर रही है। खिड़की के बाहर उत्तर पश्चिम की ठंडी हवा चल रही थी और भारी बर्फबारी हो रही थी। देखते ही देखते उत्तरी इलाका पूरी तरह से सफेद हो गया। लक्ष्य गाड़ी आगे बढ़ाते गए और जैसे ही वे खान डोंग के पास पहुंचे, जमीन पर बर्फ पहले से ही लगभग 1 फुट गहरी थी। महज 1 घंटे में इतनी मोटी बर्फ की परत गिर गई थी। ये लगभग अभूतपूर्व था। कार के वाइपर आगे पीछे घूमने लगे और लक्ष्य ने सफेद हवा का एक झोंका बाहर निकाला। बहुत ठंड है। तापमान लगभग 0 से 40 डिग्री नीचे होगा। मार्शल आर्टिस्टों का शरीर मजबूत होता है और उनमें ऊर्जा और रक्त का प्रवाह प्रबल होता है, इसलिए उन्हें 0 से 20 डिग्री नीचे के तापमान की परवाह नहीं होती। लेकिन अगर तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे तक पहुंच जाता है तो मार्शल आर्टिस्टों के लिए, खासकर जंगल में, बहुत मुश्किल हो जाती है। और आज का तापमान स्पष्ट रूप से 0 से 30 डिग्री से भी अधिक नीचे था और इसके और गिरने की उम्मीद थी। जब वाहन खान डोंग के किनारे तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा था तो वो आगे नहीं बढ़ सका। लक्ष्य कार से बाहर निकला और अपनी अपार शक्ति का प्रयोग करते हुए कार को
जबरदस्ती आगे धकेला और उसे पार करने के लिए एक छिपा हुआ कोना ढूंढ लिया। इस समय तक खानदोंग पूरी तरह से सफेद बर्फ से ढक गया था और यहां तक कि उत्परिवर्तित जानवर भी गायब हो गए थे। अत्यधिक ठंड के मौसम के कारण कई उत्परिवर्तित जानवर बाहर आने को तैयार नहीं थे। कुछ ही देर में लक्ष्य के टायरों के निशान गायब हो गए। इस समय अगर लक्ष्य उड़कर नहीं जाता तो उसके लिए वापस लौटना नामुमकिन था। जब तक ये बर्फीला तूफान खत्म नहीं हो जाता, तब तक कोई भी खानदोंग से बाहर नहीं निकल पाएगा। ऐसे बर्फीले मौसम में पैदल चलना बेहद धीमा होता और जंगल में मौजूद विकृत जानवरों का निशाना बनने का खतरा भी बढ़ जाता। आखिर बंजर जंगल में छिपने की कोई जगह नहीं होती और ऐसे में विकृत जानवर निश्चित रूप से आपको ढूंढ लेते। दूसरी ओर शहर अपेक्षाकृत सुरक्षित था। लक्ष्य ने सफेद रंग की गद्देदार जैकेट पहनी हुई थी और उसके नीचे पहने हुए कपड़े भी ऊष्मारोधी थे, इसलिए वो भारी भरकम नहीं दिख रहा था। उसने तेज हवा और बर्फ के बीच खानडोंग की ओर देखा और लक्ष्य ने चलना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पहले रहने के लिए जगह ढूंढनी थी। लक्ष्य तेज नहीं चल रही थी। उसने शहरी क्षेत्र के बाहरी किनारे से प्रवेश किया और धीरे धीरे आगे बढ़ी। इससे पहले कि वो शहर में प्रवेश कर पाता, ऊपर से एक तीखी चीख सुनाई दी और आकाश से एक विशाल काली छाया नीचे उतर आई। एक बी ग्रेड उत्परिवर्तित जानवर, गोल्ड नाइड ईगल। लक्ष्य ने खानदोंग में प्रवेश करते ही सुनहरे आंखों वाले बाज जैसे भयंकर उड़ने वाले जीव का सामना करने की उम्मीद नहीं की थी। पुनर्जन्म के बाद ये पहली बार था जब उसने किसी बाज जैसे रूपांतरित जीव का सामना किया था। गोल्ड आइड ईगल पहले गोशॉक कहलाता था, लेकिन उत्परिवर्तन के बाद इसका आकार एक छोटे हवाई जहाज के बराबर हो गया। इसके विशाल पंख जब फैले हुए थे तो 5 मीटर चौड़े थे और उतरने से पहले ही ये बर्फीला तूफान खड़ा कर देता था। लक्ष्य ने अपना हाथ उठाया और ब्लैक ड्रैगन स्पीयर उनके हाथ में आ गया। हालांकि सुनहरी आंखों वाला बाज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसके विशाल पंजों को अपनी ओर बढ़ते देख लक्ष्य को पलटवार करने का समय ही नहीं मिला। उसने अपनी उत्कृष्ट तंत्रिका प्रतिक्रियाओं का सहारा लेते हुए अचानक एक तरफ हटकर वार से खुद को बचा लिया। सुनहरी आंखों वाले बाज का हमला चूक गया। वो हवा में चक्कर लगाता रहा और फिर पलक झपकते ही नीचे झपटा। अरे जानवर, ये लो! लक्ष्य का लंबा भाला कांप उठा, मानो वारों की बौछार हो रही हो। बर्फ में भाले के आकार की रोशनी का एक बड़ा समूह फूट पड़ा, जो हवा और बर्फ को सीधे सुनहरी आंखों वाले बाज की ओर ले जा रहा था। सुनहरी आंखों वाले चील के विशाल पंजे धातु के समान कठोर थे, जो लक्ष्य के लंबे भाले से टकराकर धातु की ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। उसके पंख लोहे की प्लेटों की परत की तरह उसके शरीर को ढके हुए थे। हालांकि वो लक्ष्य के बारिश की तरह बरसते भाले के वारों से बच नहीं सका, लेकिन इस स्तर का हमला उसके लिए घातक नहीं था। कई जोरदार टक्करों के बाद लक्ष्य ने अपना भाला उठाया और गोल्ड नाइड ईगल के पंजे से सीधा वार झेला। भीषण प्रहार के बल से लक्ष्य का शरीर पीछे की ओर झुक गया, लेकिन वो तैयार था। उसने हवा में ही पलटी मारकर जमीन पर उतरकर प्रभाव को कम किया और इससे पहले कि गोल्ड नाइड ईगल ऊपर उठ पाता, उसने अपने भाले से पुनः प्रहार किया। झरना लाइट अंकिता आयन को समझने के बाद लक्ष्य की वॉटरफॉल स्किल एक सुनहरी धारा की तरह थी, जो गर्जना के साथ नीचे गिर रही थी। सुनहरी आंखों वाले बाज को पता था कि इस हमले को रोकना मुश्किल होगा। वो बचने के लिए हवा में अगल-बगल उड़ने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखों के सामने एक चांदी जैसी रोशनी चमकी। लक्ष्य के 3 उड़ते हुए खंजर लगातार उसके सिर पर वार करने लगे। तीनों खंजर सूक्ष्म कोण पर झुके हुए थे, सीधे उसकी बाई आंख की ओर निशाना साध रहे थे, जिससे वो सहज रूप से बाई ओर हटने की हिम्मत नहीं कर पाया। जैसे ही उसका शरीर रुका, बिजली से आवेशित जलप्रपात आकाश से नीचे उतर चुका था। बूम! तेज हवा और बर्फ के बीच
लक्ष्य के एक ही वार से गोल्डनाइड ईगल का विशाल शरीर वास्तव में पीछे की ओर उड़ गया और जमीन में एक लंबी खाई बनाते हुए उसके शरीर ने एक शोकपूर्ण चीख निकाली। सुनहरी आंखों वाले बाज की छाती पर एक गहरा घाव हो गया और उसका आधा पंख बुरी तरह घायल हो गया। उसने उठने के लिए अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्य उसके सामने आ गया, अपना हाथ उठाया और उसकी कमर में मौजूद पिघली हुई धातु तलवार में बदल गई, जिसका इस्तेमाल उसने सुनहरी आंखों वाले बाज के गले पर वार करने के लिए किया। खून तेजी से निकला और सुनहरी आंखों वाला बाज कुछ देर तक पंख फड़फड़ाता रहा, लेकिन अंततः वो और ऊपर नहीं उड़ सका और मर गया। लक्ष्य ने गोल्डनाइड ईगल का सिर तोड़कर उसमें से क्रिस्टल निकाला और उसे अपनी स्पेशल रिंग में डाल दिया। इस शरीर को व्यर्थ नहीं जाने दिया जा सकता। बी ग्रेड का उत्परिवर्तित जीव बहुत दुर्लभ होता है। लक्ष्य के पास इसका विश्लेषण करने का समय नहीं था, इसलिए उसने पूरे गोल्डनाइड ईगल को अपने स्थानिक वलय में डाल दिया, जिसने तुरंत ही लगभग 7 या 8/10वें हिस्से की जगह घेर ली। मानसिक शक्ति का उपयोग करने वालों को पक्षी रूपी विकृत प्राणियों के विरुद्ध सबसे बड़ा लाभ होता है, क्योंकि मानसिक शक्ति उड़ने वाले खंजरों को नियंत्रित कर सकती है। एक बार कोई पक्षी जमीन पर उतर जाए तो यदि उसे कुशलतापूर्वक नियंत्रित किया जाए तो उसके लिए दोबारा उड़ान भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। लक्ष्य ने एक बी ग्रेड उत्परिवर्तित जानवर से निपटा था और उसका मनोबल बहुत अच्छा था। अकेले इस उत्परिवर्तित जानवर की कीमत लगभग 30 से 40 मिलियन थी, इसलिए आज की शुरुआत अच्छी रही। इस इलाके में गोल्डनाइड ईगल जैसे शिकारी पक्षी के होने से यहां बहुत कम ही अन्य उच्च स्तरीय उत्परिवर्तित जीव होने चाहिए। मैं आसपास रहने के लिए कोई जगह ढूंढ सकता हूं। हवा और बर्फबारी तेज हो गई और दृश्यता 30 मीटर से भी कम हो गई। लक्ष्य जमा हुई बर्फ में चलते हुए एक छोटी इमारत के सामने पहुंची। छोटी इमारत के सामने की दीवार पर अभी भी कुछ लिखा हुआ था। ऐसा लगता था कि ये पहले एक बार हुआ करता था। इमारत के बाहर 2 कारें आपस में टकराई हुई थी, लेकिन वे भारी बर्फ के नीचे दबी हुई थी, इसलिए लक्ष्य ने उन पर ध्यान नहीं दिया। ये दरवाजा काफी मजबूत लग रहा है और ऐसा लगता है कि पहले भी कोई यहां रहता था। मुझे यहां आराम करने में सक्षम होना चाहिए। लक्ष्य दरवाजे पर पहुंचा, अपने शरीर से बर्फ झाड़ी और जोर से दरवाजा खोल दिया। लक्ष्य ने दरवाजा धक्का देकर खोला, लेकिन जैसे ही वो खुला, ऊपर से एक काली छाया नीचे उतर आई। लक्ष्य की प्रतिक्रिया अविश्वसनीय रूप से तेज थी। उन्होंने अपने काले ड्रैगन भाले से प्रहार किया और एक जोरदार आवाज के साथ एक बड़ा धातु का बक्सा लक्ष्य के वार से टकराकर जमीन पर गिर गया। ये इंसानों द्वारा बिछाया गया जाल है। लक्ष्य ने मन ही मन खुद को आगाह किया। ऐसा लग रहा था कि इस छोटी सी इमारत के अंदर कुछ लोग हैं। जंगल में अन्य मार्शल आर्टिस्टों से सामना होना हमेशा अच्छा नहीं होता। कई संघर्ष इसी तरह से उत्पन्न होते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, लक्ष्य द्वारा धातु के बक्से को गिराने के बाद 2 लोग कमरे के अंदर से बाहर भागे। दोनों ही मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन लक्ष्य ने जंगल में इतने निम्न स्तर के मार्शल आर्टिस्ट कभी नहीं देखे थे। एक युवक देखने में नौसिखिए योद्धा जैसा लग रहा था। उसके हाथ में बंदूक थी और लक्ष्य को देखते ही उसने घबराकर बंदूक उठाई, लेकिन हड़बड़ी में उसने सेफ्टी लॉक भी नहीं खोला। साफ था कि उसे युद्ध का कोई अनुभव नहीं था। दूसरी मार्शल आर्टिस्ट तो और भी बदतर थी। वो तो सिर्फ एक शौकिया लग रही थी, और वो एक महिला थी। लगभग 20 वर्ष की उस महिला का चेहरा बेहद खूबसूरत था और उसने गुलाबी रंग का जैकेट पहना हुआ था। लक्ष्य को देखते ही उसके चेहरे पर भी तनाव के भाव आ गए। ये कल्पना करना मुश्किल था कि उन जैसी 2 महिलाएं खान दोंग जैसे मार्शल आर्टिस्टों के कब्रिस्तान में कैसे पहुंच गई। लक्ष्य की शुरुआती झिझक दूर हो गई। उसने उन दोनों से कहा, आप दोनों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं अभी अभी खान दोंग पहुंचा हूं और रहने के लिए जगह ढूंढ रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी
कि यहां कोई होगा। मैं बस यूं ही अंदर आ गया। अगर आपको असुविधा हो रही है तो मैं कोई और जगह ढूंढ लूंगा। बंदूकधारी व्यक्ति ने लक्ष्य से कहा, तो बेहतर होगा कि तुम जल्दी से यहां से चले जाओ। तुम्हारा यहां स्वागत नहीं है। लक्ष्य ने अपने हाथ फैला दिए। उसने उन दोनों को जाल बिछाने के लिए दोषी नहीं ठहराया। जंगल में आत्मरक्षा का यही एक तरीका था। चूंकि दूसरा पक्ष बाहरी लोगों का स्वागत नहीं करता था, इसलिए उसके लिए वहां से चले जाना ही बेहतर था। काउंटी कस्बा इतना बड़ा था कि उसे कहीं भी रहने की जगह मिल सकती थी। जैसे ही लक्ष्य जाने ही वाली थी, आखिरकार उस महिला ने बोलना शुरू किया। अगर तुम अकेले हो तो मुझे लगता है तुम यहीं रुक सकते हो। बाहर इतनी तेज हवा और बर्फबारी हो रही है कि कहीं और जगह मिलना मुश्किल होगा, और आसपास कई विकृत पक्षी हैं। अगर तुम उनसे टकरा गए तो तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। सुना, तुम बाहरी लोगों को इतनी आसानी से अपने यहां क्यों रख रही हो? क्या पता इस आदमी की मंशा बुरी हो? हम मुट्ठी भर लोग खतरे में पड़ जाएंगे। बंदूकधारी व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से नाराजगी जताते हुए कहा। लाल कपड़े पहनी महिला, सुना, ने उसकी ओर आंखें घुमाते हुए कहा, ये सब बाहरी लोगों की बातें क्यों? जंगल में हर किसी की हालत खराब होती है। हमारा साझा दुश्मन विकृत जानवर है। हर किसी को दुश्मन मत समझो, ठीक है? सुना लक्ष्य के पास गई और अपना छोटा सा सुंदर हाथ बढ़ाते हुए बोली, नमस्ते, मेरा नाम सुना है। मैं आइस सिटी बेस सिटी न्यूज ब्यूरो की होस्ट हूं। आपका स्वागत है। इस क्षण लक्ष्य को समझ आया कि उसकी मुलाकात इन दोनों से क्यों हुई थी। पता चला कि वो एक न्यूज एंकर थी, जिससे ये बात स्पष्ट हो गई कि सोना उसे कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही थी। बेस सिटी न्यूज ब्यूरो एक बेहद स्वतंत्र इकाई थी, जो सीधे बेस सिटी सरकार के अधिकार क्षेत्र में थी, लेकिन इसे रिपोर्टिंग और साक्षात्कार करने की स्वतंत्रता थी। मार्शल आर्टिस्ट इन्हें युद्ध संवाददाता भी कहते थे, जो अक्सर सामग्री जुटाने के लिए यात्रा करते थे। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में वे आमतौर पर सुरक्षित रहते थे। इस तरह दो ऐसे लोगों को देखना वाकई दुर्लभ था, जो दोनों ही नौसिखिए हों। सुना ने लक्ष्य की उलझन को भांपते हुए कहा, मैं गांव फेंग हूं, कैमरामैन। पहले हमारे साथ एक अंगरक्षक था, लेकिन कुछ समय पहले हमारा सामना एक विशालकाय चील से हुआ। चील ने हमारे अंगरक्षक को मार डाला और हम दोनों ही किसी तरह बचकर निकल पाए। हम वापस जाना चाहते थे, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण हम निकल नहीं पाए, इसलिए हम अस्थायी रूप से यहीं रुके हुए हैं। फिर लक्ष्य को दरवाजे के बाहर खड़ी कार याद आई। पता चला कि वो उनकी समाचार गाड़ी थी। लक्ष्य ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और सूना से धीरे से हाथ मिलाया। आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम लक्ष्य है। लक्ष्य को अपना परिचय देते हुए सुनकर सनी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसने उसे ध्यान से देखा और खुशी से चिल्ला उठी, वाह, आप सच में लक्ष्य हैं। मैंने तो आपको पहले पहचाना ही नहीं। आप वीडियो से भी ज्यादा अच्छे दिखते हैं। लक्ष्य ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने भी आपको पहचाना नहीं। सनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या आपको पता था कि मैंने वास्तव में आपका इंटरव्यू लेने की योजना बनाई थी? मुझे उम्मीद थी कि खान डोंग में रहते हुए मेरी आपसे मुलाकात हो जाएगी, और अब मेरी इच्छा पूरी हो गई। लक्ष्य ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैं साक्षात्कार देने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं। एक मार्शल आर्टिस्ट का जीवन केवल लड़ाई और मारकाट का होता है। मैं असहमत हूं। सभी मार्शल आर्टिस्ट एक जैसे नहीं होते। मैंने रूसियों को हराने वाला आपका वीडियो देखा। मुझे ठीक से नहीं पता कि आप कितने ताकतवर हैं, लेकिन मैं आपके प्रदर्शन की प्रशंसा करता हूं। लक्ष्य मुस्कुराया और बात का विषय बदल दिया। आप दोनों यहां क्यों आए हैं? हमारे ब्यूरो प्रमुख ने खान डोंग खतरे वाले पहलू पर जोर दिया और मुझे एक विशेष रिपोर्ट लिखने को कहा। हमने सोचा कि यह सुरक्षित रहेगा। हमारा प्रेस ट्रक असल में एक परिवर्तित मुख्य युद्धक टैंक है। बी रैंक के उत्परिवर्तित राक्षस भी इसे खरोंच नहीं सकते। लेकिन फिर बर्फीला तूफान आ गया।
हम बाहर निकले और उस चील से टकरा गए। बेचारा बूढ़ा वांग। सनी की आंखें लाल हो गई। लक्ष्य ने आगे कुछ नहीं पूछा। युद्ध संवाददाता मार्शल आर्टिस्टों की तरह नहीं होते। उनके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती, फिर भी वे जंगलों में घूमते हैं, इसलिए खतरा बहुत अधिक होता है। ये जानते हुए कि आंसुओं से कोई फायदा नहीं होगा, सनी ने कहा, अब जब मैंने तुम्हें पा लिया है तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अंदर आओ, हमारे पास कुछ खाना है, हालांकि हम दोनों को ही ज्यादा भूख नहीं है। लक्ष्य ने बाहर चल रहे तूफान पर नजर डाली और फैसला किया कि यात्रा करना असंभव है, इसलिए वो सनी और कैमरामैन गुरप्रीत के पीछे पीछे घर के अंदर चला गया। उन्हें एक स्वादिष्ट सुगंध का अनुभव हुआ। दरअसल वे इंस्टेंट नूडल्स पका रहे थे। सनी के पास एक बैग था जिसमें कई लकड़ी के कटोरे रखे थे। जब उसने उसके लिए एक कटोरा निकाला तो लक्ष्य अवाक रह गया। एक मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते वो हल्का फुल्का सामान लेकर यात्रा करता था। कटोरे और चॉपस्टिक कौन लेकर चलता है? पुरुष और महिलाएं सचमुच अलग अलग होते हैं। नूडल्स खाते हुए सनी बर्फ को देख रही थी। कहानी के लिए खान दोंग आना गलत फैसला था। यह तूफान इतनी तेजी से आया कि हम बेस सिटी जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। गुरप्रीत ने अपना सिर नीचे झुकाए रखा। लगता है कोई बाहर नहीं निकल पाएगा। हम खान दोंग के किनारे पर हैं और मैंने पूरे दिन एक भी वाहन गुजरते नहीं देखा। मार्शल आर्टिस्ट भी यही फंसे हुए हैं। सनी ने सिर हिलाया। ठीक है, इस बर्फीले तूफान के बाद कौन जाने कितने लोग बचेंगे। बेस सिटी के पास के अन्य जिलों में खान दोंग के मुकाबले आधे लड़ाके भी नहीं हैं। लगता है खान दोंग जैसी एक और त्रासदी होने वाली है। बेस सिटी के सबसे नजदीक स्थित खान डोंग जिला उत्परिवर्तित राक्षसों से भरा हुआ था और इसीलिए यहां मार्शल आर्टिस्टों का सबसे बड़ा समुदाय था। तूफान के कारण उनका संपर्क टूट जाने से कम 100 योद्धा फंस गए थे। ये कोई छोटी संख्या नहीं थी। सनी ने पूछा, क्या यहां आते समय आपको कोई उत्परिवर्तित पक्षी मिला? लक्ष्य ने सिर हिलाया। मैंने किया। वाह, और फिर भी तुम बच गए। तुम कितने भाग्यशाली हो। अगर तुम उस चील से मिल जाते तो तुम्हारी जान ही चली जाती। लक्ष्य ने सिर्फ मुस्कुराया। उसे शेखी बघारने की कोई जरूरत नहीं लगी। सनी ने आगे बताया, बूढ़े वांग ने कहा कि वे पक्षी झाओडोंग बिल्डिंग से उड़ गए। वो उनका घोंसला हुआ करता था, लेकिन आज इतनी ठंड है और टावर इतना ऊंचा है कि वहां का तापमान और भी कम है। पक्षियों के लिए असहनीय, इसलिए वे उड़ गए। बस हमारा समय ही खराब था। लक्ष्य ने खिड़की से बाहर देखा। बर्फ के बवंडर के बीच से उसे धुंधली सी एक लंबी आकृति दिखाई दी। झाओडोंग बिल्डिंग, एक 36 मंजिला टावर जिसे ईसा पूर्व में जिले का प्रमुख स्थल बनाने के लिए बनाया गया था। लियोनिड उल्कापिंडों की बौछार होने से पहले यह परियोजना कभी पूरी नहीं हो पाई थी। केवल फर्श और सहायक स्तंभ ही बनाए गए थे, दीवारें नहीं। इसलिए यह संरचना अविश्वसनीय रूप से भूकंपरोधी थी और आज भी खड़ी है। इसकी ऊंचाई इसे एक आदर्श पक्षीशाला बनाती थी। फिर भी खुली संरचना का मतलब था तेज हवाएं और कड़ाके की ठंड, जिससे उत्परिवर्तित पक्षी भी भागने पर मजबूर हो जाते थे और सन्नी की टीम गलत समय पर गलत जगह पर फंस जाती थी। लक्ष्य को चुप देखकर सनी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाते हुए कहा, कैसा रहेगा अगर हम दोनों ही बेबस हैं और अकेले अपना काम पूरा नहीं कर सकते? थोड़ी देर के लिए हमारे अंगरक्षक बन जाओ और हम तुम्हें एक ऐसा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देंगे जो रेटिंग्स में तहलका मचा देगा और तुम्हें फिर से पूरे आइस सिटी में स्टार बना देगा। लक्ष्य खुद पर काबू न रख पाने के बावजूद हंस पड़ा। मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूं, कोई सेलिब्रिटी नहीं। मुझे शोहरत की क्या जरूरत है? अब हालात अलग हैं। मार्शल आर्टिस्ट सबसे बड़े सितारे हैं और मैं कसम खाता हूं कि एपिसोड को जबरदस्त बना दूंगा। मैं आपका फैन हूं। आप जानते हैं ना, ज्यादा शोहरत मतलब ज्यादा पैसा, और मार्शल आर्टिस्ट बनने में पैसा खर्च होता है। साथ ही हम आपकी शान में कोई दखल नहीं देंगे। हमारा ट्रक मजबूत है,
यहां तक कि वॉर जनरल रैंक के लड़ाके या बी रैंक के जानवर भी इसमें घुस नहीं सकते। लक्ष्य को उनकी पेशेवर कुशलता और वाक्पटुता पसंद आई, लेकिन वो सचमुच टीवी पर नहीं आना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा, साक्षात्कार छोड़ दीजिए। हो सकता है कि यहां रहते हुए मेरी किसी से लड़ाई हो जाए। अगर आप खतरे में हो और मैं आसपास हूं, तो मैं मदद करूंगा, लेकिन मैं आपका अंगरक्षक नहीं हूं, बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। पक्का हो गया। बात पक्की हो गई। सनी ने गुरप्रीत की ओर उंगली चटकाते हुए कहा, गुरप्रीत, क्या तुम्हें यह समझ आ रहा है? आइस सिटी के नंबर 1 फाइटर से आमना सामना, दुर्लभ फुटेज। गुरप्रीत ने उसे ओके का इशारा किया। समझ गया। कैमरे पर तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। हैंडसम लड़का, खूबसूरत लड़की, एकदम असली। कुछ बैकग्राउंड फुटेज जोड़ दो और ये क्लिप ऑनलाइन धूम मचा देगी। तभी लक्ष्य की नजर गुरप्रीत की जेब में लगे छोटे से लेंस पर पड़ी। गुरप्रीत इतना ज्यादा आराम में था कि उसे लेंस दिखाई ही नहीं दिया। आधुनिक तकनीक के अपने फायदे होते हैं। लक्ष्य ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। क्या छुपकर काम करना जरूरी था? मुझे लगा था कि तुम कैमरा या फोन का इस्तेमाल करोगे। सनी ने हाथ हिलाते हुए कहा, इस मौसम में फोन बेकार है। सिग्नल पहले से ही खराब था। अब तो बिल्कुल भी नहीं है। अपना फोन चेक करो। खानदोंग में हर मार्शल आर्टिस्ट का संपर्क टूट गया है। बाहर संपर्क करने के लिए सिर्फ हमारा कैमरा ही ट्रक के रडार से जुड़ा है। लक्ष्य ने अपना फोन निकाला और वाकई उसमें नेटवर्क नहीं था। बर्फीले तूफान के कारण संचार व्यवस्था ठप हो गई थी। सनी ने अपना फोन निकाला और अचानक हांफने लगी। गुरप्रीत ने पूछा, क्या हुआ? उसने स्क्रीन उनकी ओर करके कहा, यह क्या है? सिग्नल जाने से ठीक पहले ये आया था। लक्ष्य ने देखा। उसकी स्क्रीन पर एक संदेश चमक रहा था। खानदोंग वनवास हत्या आदेश। लक्ष्य के सिर के लिए 3 अरब का इनाम। खानदोंग का कोई भी मार्शल आर्टिस्ट इस इनाम का दावा कर सकता है। मार्शल आर्टिस्टों के बीच गुमनाम रूप से जंगल में जानवरों को मारने के आदेश देना आम बात है। ये गैरकानूनी है, लेकिन अगर कोई बड़ा हंगामा न हो तो इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऐसा आदेश जारी करने के लिए पर्याप्त धनराशि जमा करना आवश्यक है, इसलिए भुगतान आमतौर पर वास्तविक होता है। लक्ष्य के मन में कोई संदेह नहीं था। ऐसा कारनामा केवल मलिक ठाकुर ही कर सकता था। गुरप्रीत ने अपना फोन ढूंढा और उसमें भी वैसा ही संदेश मिला। लक्ष्य ने अपना नंबर चेक किया, कुछ नहीं मिला। जाहिर तौर पर नेटवर्क फेल होने से पहले मलिक ठाकुर ने खानडोंग के हर नंबर पर स्पैम किया था। 3 अरब, खर्च की कोई परवाह नहीं। लक्ष्य ने सनी और गुरप्रीत की तरफ देखते हुए कहा, 3 अरब, क्या तुम दोनों को लालच नहीं आ रहा? इनाम पाने के लिए मुझे क्यों नहीं मार देते? हत्या के आदेश की प्रामाणिकता पर शक मत करो। इस तरह का आदेश यूं ही जारी नहीं किया जाता। ये मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया के अलिखित नियमों से बंधा हुआ है। अगर कोई इनाम की रकम नहीं चुकाता, तो वो मार्शल आर्टिस्ट के हलकों में अपनी जगह नहीं बना पाएगा। गुरप्रीत के चेहरे के भाव कुछ बार बदले, लेकिन अंततः उसने एक कड़वी मुस्कान दी। हालांकि सनी ने कोई असामान्य प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, बस अपने होंठ सिकोड़ लिए। मैं ये नहीं कर सकती। हम दोनों तो बस शौकिया है, असली मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं है। बेहतर होगा कि हम इस तरह की चीजों में न पड़े। उनके भाव देखकर लक्ष्य ने मन ही मन सहमति में सिर हिलाया। सनी को उस भारी भरकम रकम की कोई परवाह नहीं थी और गुरप्रीत समझदार व्यक्ति था। यही उनके लिए अच्छा हुआ। अगर वे लालच में पड़ जाते तो लक्ष्य उन्हें हमेशा के लिए यही छोड़कर चला जाता। हालांकि मलिक ठाकुर का कदम बेरहम था। सनी और गुरप्रीत ने इस चाल में पड़ने का जोखिम नहीं उठाया क्योंकि उनमें क्षमता की कमी थी, लेकिन अन्य मार्शल आर्टिस्ट ऐसा नहीं सोचते थे। आइस सिटी का नंबर 1 सैनिक कौन? क्या वो सिर्फ एक सैनिक रैंक का सैनिक नहीं है, एक मार्शल आर्टिस्ट जिसके पास थोड़ी ताकत भी हो? क्या वो सचमुच एक साथ कई युद्ध जनरलों के हमले का सामना कर पाएगा? पैसे से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था।
लक्ष्य मार्शल आर्टिस्टों के हृदय की प्रकृति को बहुत अच्छी तरह समझता था। मलिक ठाकुर का समय भी बेहद सटीक था। भारी बर्फबारी के कारण सड़कें अवरुद्ध हो जाने से लक्ष्य शहर से बाहर नहीं जा सकता था। परिणाम स्वरूप शहर के पूरे क्षेत्र में मिलने वाला कोई भी मार्शल आर्टिस्ट उसका दुश्मन हो सकता था। ऐसा लगता है कि मुझे जल्द से जल्द युद्ध जनरल का पद प्राप्त करना होगा। हालांकि युद्ध जनरल बनने में कुछ समय लगेगा। इस समय शहर में हर तरफ खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में युद्ध जनरल बनने के लिए सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है? समूह के भोजन समाप्त करने के बाद गुरप्रीत और लक्ष्य ने कमरे में हवा के झोंकों को रोकने की पूरी कोशिश की और फिर सभी लोग एक कोने में इकट्ठा हो गए। हवा भले ही थम गई थी, लेकिन अंदर का तापमान अब भी बेहद कम था, कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे। सनी और गुरप्रीत दोनों ठंड से कांप रहे थे। आप वापस कार में क्यों नहीं चले जाते? हम हिम्मत नहीं कर सकते। बाहर उत्परिवर्तित पक्षी है। अगर कार में खाना पकाने की जगह न होती और कार अन्य परित्यक्त वाहनों से टकराने के बाद फंस न जाती और चलाई न जा सकती, तो हम बाहर नहीं आते। लक्ष्य ने सिर हिलाया। हालांकि अब कार तक जाना ज्यादा सुरक्षित होगा, लेकिन वहां गर्मी भी नहीं होगी और जो कार हिल नहीं सकती वो किसी कबाड़ धातु से कम नहीं होती। थोड़ा इंतजार करो। अब बहुत देर हो चुकी है। कल हम साथ चलेंगे और मैं गाड़ी को बाहर धकेलने में तुम्हारी मदद करूंगा। अगर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो वो चल ही जाएगी। क्या तुम हमारे साथ आ रहे हो? सनी ने उत्साह से पूछा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूं और बेहतर होगा कि तुम भी मेरे पीछे ना आओ। ये बहुत खतरनाक है। सनी ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन क्योंकि बहुत ठंड थी इसलिए वो लक्ष्य के और करीब सिमटने से खुद को रोक नहीं पाई। कोई और विकल्प न होने पर लक्ष्य ने कुछ फेंके हुए दरवाजे के पैनल ढूंढे और उन्हें जलाकर कमरे को थोड़ा गर्म कर दिया। वैसे भी इतनी बर्फीली रात में कोई बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए फिलहाल ये सुरक्षित था। रात खामोशी में गुजरी। अगली सुबह हवा और बर्फबारी अभी भी जोरों पर थी जब लक्ष्य सनी और गुरप्रीत को उस छोटी सी इमारत से बाहर ले गया। जैसा कि उम्मीद थी, जब वे बाहर गए तो कई रूपांतरित गौरैयों ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन लक्ष्य ने अपने भाले से आसानी से एक एक करके उन सभी को मार गिराया। टकराई हुई दोनों कारों के पास पहुंचने पर उन पर पहले से ही 1 फुट से अधिक मोटी बर्फ जमी हुई थी। बर्फ हटाने के बाद लक्ष्य ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रास्ते में खड़ी लावारिस कार को धक्का देकर हटा दिया। सनी और गुरप्रीत अपनी प्रेस गाड़ी में बैठ गए। ये गाड़ी एक संशोधित टैंक थी, जिसे बाहर मौजूद पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके कैटरपिलर ट्रैक की मदद से ये बर्फ में भी चल सकती थी। जाहिर है, अब बर्फ बहुत गहरी थी, जिससे सफर बेहद मुश्किल हो गया था। सनी और गुरप्रीत ने कुछ देर तक इंजन को ठीक करने की कोशिश की और आखिरकार उसे चालू कर दिया। लक्ष्य, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, अंदर बैठो। कहाँ जा रहे हो? सनी ने लक्ष्य को पुकारने के लिए बाहर की ओर झुककर देखा, लेकिन आसपास का सारा इलाका खाली था। उसका कहीं कोई निशान नहीं था। सनी उसे ढूंढने के लिए नीचे जाना चाहती थी, लेकिन उसने जल्दी ही कुछ ही दूरी पर उत्परिवर्तित पक्षी को देख लिया। डर के मारे वो जल्दी से वापस अंदर चली गई। गुरप्रीत ने कहा, अब हम क्या करें? हमारी गाड़ी ठीक है, लेकिन हवा और बर्फबारी बहुत तेज है। बेस सिटी लौटने की कोशिश करना अव्यावहारिक है। तो हम नहीं जाएंगे। हम यही शहर में खोजेंगे। मुझे विश्वास नहीं होता कि हमें लक्ष्य नहीं मिलेगा। इस बार कोई उसे मारना चाहता है और मार्शल आर्टिस्ट के लिए यह हमेशा जीवन मरण का संघर्ष होता है। लड़ाई तो होनी ही है, हमें इसका फुटेज लेना ही होगा। चलो, जो हमने पहले रिकॉर्ड किया है उसे प्रोसेस करके प्रकाशित करते हैं। इसे अभी प्रकाशित करें? बिल्कुल सही। मैं चाहता हूं कि बाहर के लोग देखें कि कैसे लक्ष्य उन लोगों को हराता है जो उसके खिलाफ साजिश रचते हैं, जब तक कि वे जमीन पर रेंगते हुए अपने दांत न ढूंढने लगे।
सनी ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। गुरप्रीत ने कड़वी मुस्कान दी। युवती, मुझे डर है कि ये इतना आसान नहीं होगा। भले ही मेरी ताकत कम हो, मैं जानता हूं कि उन 3 अरब लोगों के पास कितनी शक्ति है। मुझे डर है कि इस समय हम दोनों के अलावा शहर का हर मार्शल आर्टिस्ट लक्ष्य को मारना चाहता है। मुझे लगता है कि इस बार उसके लिए हालात बहुत खराब है। चुप रहो। मेरे आदर्श को गाली देने की तुम्हें इजाजत नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि लक्ष्य ही जीतेगा। सनी ने एक कट्टर प्रशंसक की तरह गुरप्रीत पर अपनी छोटी मुट्ठी लहराई। ठीक है, ठीक है, आप होस्ट हैं। आप जो चाहे कह सकते हैं। मैं तो बस कैमरे का काम संभाल रहा हूं। जैसे ही सनी लक्ष्य के लिए न्याय मांगने की तैयारी कर रहा था, लक्ष्य पहले ही उस ब्लॉक को छोड़ चुका था। सनी और बाकी लोगों से मिलना महज एक छोटा सा अंतराल था। लक्ष्य के लिए उनके साथ रुकना नामुमकिन था। उसे इससे कहीं ज्यादा जरूरी काम करने थे। और कुछ न भी होता तो भी लक्ष्य लड़कियों के साथ समय बर्बाद करने वाला व्यक्ति नहीं था। पुनर्जन्म का अनुभव कर चुका लक्ष्य जानता था कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। बर्फ के तेज बहाव के बीच लक्ष्य सड़क के किनारे किनारे आगे बढ़ा। लक्ष्य को रास्ते में कभी कभार उत्परिवर्तित जीव मिलते थे। इस तरह के मौसम में हालांकि उत्परिवर्तित जीव बड़ी संख्या में झुंड बनाकर बाहर नहीं आते थे, फिर भी मार्शल आर्टिस्टों के कब्रिस्तान के रूप में जाने जाने वाले शहर में उत्परिवर्तित जीवों की संख्या उस स्थान की तुलना में अधिक थी, और उनकी संख्या भी कम नहीं थी। लक्ष्य की गति तेज नहीं थी। अपने भाले के एक ही वार से एक विशाल पारदर्शी सफेद पैंगोलिन लक्ष्य के हथियार के नीचे गिर गया। वाह, ये 7वां है। 1 घंटे से भी कम समय में मैंने 7 सी रैंक उत्परिवर्तित राक्षसों, 1 बी रैंक का सामना किया है और 20 से अधिक डी रैंक को मार गिराया है। अगर समय इतना कम न होता तो ये शहर सचमुच दौलत कमाने का खजाना होता। अपनी मानसिक शक्ति से लक्ष्य शांतिपूर्वक खतरे से बच सकता था। जब तक उसका सामना उड़ने या फुर्तीलेपन वाले ए रैंक के उत्परिवर्तित राक्षस से नहीं होता, तब तक उसे ज्यादा खतरा नहीं होता। पैंगोलिन की खाल उतारने और उसे पैक करके रखने के बाद लक्ष्य को दूर से आते कदमों की आहट सुनाई दी। कोई आ रहा है। जैसे ही उसका तरल धातु एक छोटी ढाल में परिवर्तित हुआ, लक्ष्य उछल पड़ा। उसने ढाल पर कदम रखा और सीधे पास की एक सुनसान इमारत की ओर उड़ गया। खिड़की से अंदर घुसकर लक्ष्य चुपचाप छिप गया। उसकी निगाहें सड़क पर टिकी हुई थी। लोग जल्दी ही पहुंच गए। कुल 6 लोग थे। नेता के हाथ में एक लंबी तलवार थी। वो था जो ड्रैगन स्लेइंग मार्शल आर्ट्स स्कूल के ब्लड हैंड स्क्वाड का कप्तान था। उनके बगल में रवि कुमार और टीम के 3 अन्य सदस्य थे, और यहां तक कि आर्यन भी उनके पीछे पीछे चल रहा था। समूह सीधे उस स्थान की ओर बढ़ा जहां लक्ष्य ने अभी अभी उस जानवर को मारा था। जाहिर तौर पर वो अपनी पिछली लड़ाई से सतर्क हो गया था। रवि कुमार तेजी से आगे बढ़ा। मृत खाल उतारे हुए पैंगोलिन को देखकर उसने तुरंत धीरज से कहा, कैप्टन, इस पैंगोलिन को एक लंबे भाले से मारा गया है। ये लक्ष्य ही होना चाहिए। निश्चय ने पैंगोलिन की ओर नीचे देखा। क्या तुम निश्चित हो? मुझे पूरा यकीन है। एक बार लक्ष्य के लंबे भाले से मुझे चोट लगी थी। मैं इस तरह के घाव को जीवन भर नहीं भूलूंगा। कप्तान, वो लड़का वाकई शहर में कमाल कर गया। हम किसी और को हमसे आगे नहीं निकलने दे सकते। हमें उन 3 अरबों को हासिल करना ही होगा। अच्छा, इस पैंगोलिन का खून अभी भी गर्म है, जिसका मतलब है कि लक्ष्य आसपास ही है। शायद उसने हमें आते देख छिप गया है। मुझे ढूंढो। हमें उसे ढूंढना ही होगा। ब्लड हैंड स्क्वाड के सभी सदस्य बेहद उत्साहित थे। लक्ष्य सचमुच आ गया था। ब्लड हैंड स्क्वाड के लिए अपनी हार का बदला लेने और खूब पैसा कमाने का मौका आ गया था। आज की ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा।
ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए द स्टोरीवर्स।